Hello student, today I am going to explain you the new chapter Transport in Plants. Diffusion, movement of molecule from higher concentration to lower concentration is called diffusion. जब मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं मूवमेंट करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पीछे एक प्रेशर वर्क करता है जिसको डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं डी और पी से। जैसे एक बंद कमरे में परफ्यूम की बोतल को जब खोलते हैं तो परफ्यूम की बोतल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रेगनेंस के, उनके अंदर उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर बोतल का लीड ओपन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कुछ देर बाद देखते हैं कि कमरे के अंदर जो फ्रेगनेंस के मॉलिक्यूल होते हैं वो पूरी तरह से फैल जाते हैं। तो बॉटल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन हाई होता है और कमरे के अंदर जो होता है लो होता है, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स बॉटल से निकल के कहाँ जाते हैं, रूम के अंदर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें जो मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। सेल्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है, प्लांट के द्वारा जो गैसियस एक्सचेंज होता है O2 तो CO2 का जो एक्सचेंज होता है आउटसाइड टू इनसाइड, जो कि होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। प्लांट के अंदर जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है वो भी डिफ्यूजन के द्वारा होती है, और जो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है। Osmosis is a special type of diffusion in which solvent molecule diffuse through the semi-permeable membrane. इसी तरह से ऑस्मोसिस भी क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, जिसके कारण सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड फूड मटेरियल इनसाइड द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। Due to the diffusion of aromatic substance, we feel the essence of flower indirectly in the help of pollination by insect. फ्लावर्स के अंदर जो फ्रेगनेंस आती है वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा आती है, और फ्रेगनेंस के कारण क्या होता है कि पोलिनेशन की प्रोसेस इंसेक्ट के द्वारा इजीली हो जाती है। Imbibition, certain substance like cellulose, starch, protein is placed in the particular liquid. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, इनको जब किसी पर्टिकुलर लिक्विड में रखा जाता है तो ये उस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं, इस प्रोसेस को इम्बिबिशन कहते हैं। ये प्रोसेस आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाती है, जैसे आप गम्स में देखेंगे, और वुड ऑफ सम सीड आर प्लेस इन द वाटर, दे एब्जॉर्ब वाटर क्विकली एंड स्वेल अप। जैसे गम को अगर ऐसे जगह रख दिया जाता है जहाँ मॉइस्चर होता है, या लकड़ी की जगह, लकड़ी ऐसी जगह पे रख दी जाती है जहाँ मॉइस्चर होता है, तो लकड़ी और गम जो होता है वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाते हैं उनको इम्बिबेंट कहते हैं, और इस फिनोमिनन को इम्बिबिशन कहते हैं। इम्बिबिशन एज अ फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होती है। इन विच द सॉलिड सेमी सॉलिड मटेरियल एब्जॉर्ब वाटर, जिसके अंदर जो सॉलिड और सेमी सॉलिड मटेरियल होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इट्स हैपन व्हेन ओनली व्हेन द मटेरियल इज ड्राई इनफ, और ये प्रोसेस जब होती है जब मटेरियल जो होता है पूरी तरह से सूखा होता है, तभी वो वाटर तथा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे आप बारिश के दिनों में देखेंगे कि लकड़ी के जो दरवाजे होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर स्टार्च होता है, और स्टार्च की टेंडेंसी होती है कि जहाँ इसको मॉइस्चर वाटर मिलता है वो उसको एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं। और स्टार्च, सेल्यूलोज तथा प्रोटीन जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं, उनको इम्बिबेंट कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इम्बिबिशन, शीट जो जर्मिनेशन होता है उसके अंदर शीट वाटर को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो इम्बिबिशन प्रोसेस के द्वारा करते हैं, क्योंकि शीट के जो कॉटिलीडन्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, और वो वाटर को तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है। बस्टिंग ऑफ शीट कोट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन इज ड्यू टू द हाई इम्बिबिशन प्रेशर।
जब शीट क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शीट कोट के अंदर जो होता है स्टार्च और जो प्रोटीन होता है वो एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, स्वेलअप हो जाता है। तो बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाता है जिससे शीट के सराउंडिंग जो शीट कोट होता है वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है, जिससे जर्मिनेशन की प्रोसेस ईजीली हो जाती है। जो यंग सेल्स होती है भी वाटर जो एब्जॉर्ब करती है वो इम्बिबिशन प्रोसेस के द्वारा करती है। इट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में कुछ सेल्स के अंदर जो वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इम्बिबिशन प्रोसेस के द्वारा होता है। ड्यूरिंग द मेचुरेशन ऑफ फ्रूट एंड शीट वाटर बिकम्स अवेलेबल ड्यू टू द इम्बिबिशन। फ्रूट का जब मेचुरेशन होता है, शीट का जो मेचुरेशन होता है, उस समय भी इम्बिबिशन प्रोसेस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बिफोर द वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट हेयर, द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फर्स्ट इम्बाइब्ड एट द सरफेस ऑफ रूट। प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मो मीन्स प्रोटोप्लाज्म और लाइसिस मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ जाना। When a plant cell is placed in hypertonic solution, osmosis takes place। जब किसी प्लांट सेल्स को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस होने लगती है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस होने लगती है जिस तरह से आप अंगूर को, ग्रेप्स को रख देते हैं किसके अंदर, शुगर सोल्यूशन के अंदर, तो अंगूर के अंदर का जो पानी वो शुगर सोल्यूशन के अंदर निकल आता है और अंगूर जो होता है कॉन्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो वाटर फ्रॉम द सेल्स हैव डिफ्यूज आउट द मेम्ब्रेन इनटू द आउटर सॉल्यूशन। उस तरह से क्या होता है कि सेल के अंदर जो वाटर होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आउटर सॉल्यूशन में निकल आता है। उसके कारण प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर लॉस होता है जिससे प्रोटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वह स्टेज जिसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है और वो उसकी सेल वॉल से क्या होने लगता है, डी अटैच हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस या इनिशियल प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब जब उसमें फर्दर क्या होती है, वाटर लॉस की प्रोसेस होती है जिससे प्रोटोप्लाज्मा का वाटर पूरी तरह से बाहर निकल आता है और प्रोटोप्लाज्मा श्रिंक होकर एक स्फेरिकल बॉल में अरेंज हो जाता है। तो इसको फाइनल प्रोटोप्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। इसी तरह जब प्लाज्मोलाइज सेल होती है, जब उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन या हाइपर लिखा हुआ है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है, तो एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। बाहर से जो वाटर होता है वो सेल्स के अंदर जाने लगता है और सेल वापस से टर्जिट हो जाती है, फैल जाती है। इस प्रोसेस को डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। ये जो है फुली टर्जिट सेल है, इसको कहाँ रखा गया है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो इसमें सेल्स के अंदर से क्या निकलने लगता है, वाटर बाहर की तरफ निकलने लगता है। और जो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है, ये जो इसके सेल वाले होते हैं, यहाँ से क्या होने लगता है, डी अटैच होने लगता है। इसको इनिशियल प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जब और वाटर बाहर निकल जाएगा तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है श्रिंक हो जाता है और स्फेरिकल बॉल में अरेंज हो जाता है, जिसको फाइनल प्रोटोलाइसिस कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। इसी तरह से इस सेल को जब किस में रख दिया जाता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखा जाता है, तो वाटर बाहर से कहाँ जाने लगता है, अंदर की तरफ जाने लगता है, जिससे प्रोटोप्लाज्म वापस कौन सी कंडीशन, पहले जैसी कंडीशन में आ जाता है और सेल टर्जिट हो जाती है। जब टर्जिट हो जाती है तो इस प्रोसेस को डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। Importance of plasmolysis. Plasmolysis prove that the cell membrane is permeable। प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस से पता चलता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है परमेबल होती है, उसके अंदर सॉल्वेंट तथा सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ आ जा सकते हैं। साल्टिंग ऑफ पिकल्स, मीट एंड फिश एंड स्वीटनिंग ऑफ जेम्स जेली विथ शुगर किल द स्पोर्स ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया। जब पिकल्स बनाते हैं तो उसके अंदर साल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जब जैम जेली बनाते हैं तो उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर किसी कारण से पिकल्स के अंदर क्या होते हैं, फंगी और बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं, तो सॉल्ट के जो हायर कंसंट्रेशन होते हैं उसके कारण उनकी जो सेल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसी तरह से वर्क करती है शुगर भी। शुगर के कारण जो जैम जेली उसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है और फंगी जो स्पोर्स होते हैं और बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं, वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, जिसके कारण जो फंगी स्पोर्स के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल्स है उससे वाटर बाहर निकल जाता है और ये जो बैक्टीरिया तथा फंगी के स्पोर्स होते हैं वो किल हो जाते हैं, जिसके कारण पिकल्स जो जैम जेली जो होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं।
एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एट वन प्लेस सॉइल शुड बी अवॉइडेड। एक ही जगह पर केमिकल फर्टिलाइजर को नहीं डाला जाता है। अगर प्लांट के पास में एक ही जगह पर केमिकल फर्टिलाइजर को डाला जाता है जिससे बाहर हायर कंसंट्रेशन हो जाता है, जिससे प्लांट के अंदर पानी निकल कर कहाँ आ जाता है, बाहर निकल आता है और प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसी कारण जो केमिकल फर्टिलाइजर को होता है इक्वली स्प्रिंकल किया जाता है, जिससे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बाहर तथा अंदर का वो इक्वली होता है। इट इज आल्सो यूज द डिटरमाइनिंग ओपी ऑफ द सेल शेप। सेल शेप का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको डिटरमाइन करने में भी प्लाज्मोलाइसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर को डिनोट किया जाता है टीपी के द्वारा और वॉल प्रेशर को डिनोट किया जाता है डब्ल्यूपी के द्वारा। When a cell absorb water by the process of osmosis, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा जब सेल वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो उसके अंदर क्या होता है कि अंदर प्रेशर की तरफ प्रेशर सेटअप हो जाता है। तो ये प्रेशर बाहर की तरफ जो वॉल होती है उसकी तरफ एक प्रेशर लगाती है, तो अंदर की तरफ से जो प्रेशर लगता है उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। उसके अपोजिट जो बाहर की तरफ से प्रेशर लगेगा उसको वॉल प्रेशर कहेंगे। और ये जब दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, उस कंडीशन में जो होता है कि जो शीट होती है उसकी जो शीट कोट होती है वो बस नहीं होती, लेकिन जब अंदर का जो होता है टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और बाहर वाला जो वॉल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो शीट कोट है होती है बस हो जाती है और शीट जर्मिनेट हो जाती है। तो जितना टर्गर प्रेशर होता है उतना वॉल प्रेशर होता है, जिसके कारण जो शीट की वो शीट कोट होती है वो बस नहीं होती है। लेकिन जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, शीट कोट बस से हो जाती है और शीट जर्मिनेट हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर प्रेशर। टर्जिडिटी इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ग्रोथ। किसी भी सेल्स के लिए जो टर्जिडिटी होती है उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेल जब टर्जिट होगी तो उसी कारण क्या होगी, उसमें सेल डिवीजन होगी और ग्रोथ होगी। मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर ब्रॉट अबाउट द अल्टर कंडीशन ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी के कारण प्लांट के अंदर बहुत सारी मूवमेंट होती है, जैसे न्यूटेशन मूवमेंट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि किसके कारण होती है, टर्गर प्रेशर के कारण होती है। वाटर फ्लोज इनटू जाइलम वेसल्स ड्यू टू द टर्जिडिटी ऑफ द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट। कॉर्टिकल जो सेल्स होती है वो जब टर्जिट होती है उसी कारण वाटर क्या होता है कि कॉर्टेक्स की जो सेल है उससे कहाँ चला जाता है, जाइलम वेसल्स के अंदर जाता है। टर्जिडिटी ऑफ मैकेनिकल टिश्यू गिव द नेसेसरी टर्जिडिटी टू प्लांट। टर्जिडिटी के कारण प्लांट क्या होते हैं, इरेक्ट सीधे खड़े होते हैं।